सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में मैं दो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे डिजीज एक्स के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे कि डिजीज एक्स क्या है, इसका जूनोटिक डिजीज से क्या संबंध है, यह दोनों शब्द इस समय क्यों चर्चा में बने हुए हैं और क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जिस रेट से जूनोटिक डिजीज बढ़ रही हैं, आने वाले समय में यह मानवीय सभ्यता पर ही संकट उत्पन्न कर सकती है। समझेंगे कि आखिर पूरा टॉपिक क्या है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे भारत में बढ़ते हुए तेल के दामों पर और समझेंगे कि हमारे यहाँ पेट्रोल और जो डीजल के दाम हैं वह क्यों इतने उच्च स्तर पर बने हुए हैं, इसमें अंतर्राष्ट्रीय कारक क्या हैं और साथ ही साथ जो हमारे राष्ट्रीय कारक हैं वह कैसे तेल की कीमतों में वृद्धि का कारण बने हुए हैं। आइए इन्हीं दोनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजीज एक्स और जूनोटिक डिजीज के विषय में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने यूपीएससी का पेपर देख लिया होगा और उससे कुछ अनुमान लगाया होगा कि जो भी करंट अफेयर से लेकर जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके लिए हमारी क्या गहराई होनी चाहिए। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, कई बार आपकी डिमांड यह होती है कि टॉपिक जो है कि 4 से 5 मिनट में खत्म हो जाए। यह इसलिए संभव नहीं हो पाता कि हमारा उद्देश्य यह रहता है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो उसके विषय में जितनी अधिक से अधिक चीज़ों को हम कवर कर सकें उसको हम कवर करने का प्रयास करते हैं। ठीक इसी तरह से ये जो दो टॉपिक हैं इनके संदर्भ में भी हम ऐसा ही करने वाले हैं जैसा कि हम करते आए हैं। इसलिए थोड़ा सा जब भी कोई ऐसा एग्जाम हो जिसकी आप तैयारी कर रहे हो तो उसके पेपर को देखने से दरअसल हमें यह पता चलता है कि हमारा जो पढ़ने का तरीका है और जो प्रश्न आने के ट्रेंड है उसमें कितना अंतर है या कितनी समानता है। आई होप आपने अगर पेपर नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा, उससे आपका करंट अफेयर्स जो पढ़ने का तरीका है वह काफ़ी चेंज होगा। आइए हम बात करते हैं अपने डिजीज एक्स पर। सबसे पहले एक देश के विषय में हम समझने का प्रयास करते हैं जिसका जिक्र कई बार आने वाला है और वह देश है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो और यह देश का आपको एरिया दिखाया गया है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ से होकर इक्वेटर अर्थात विषुवत रेखा गुजरता है। जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है वहाँ की जो क्लाइमेट होती है वह आपको पता है, उसको हम भूमध्य सागरीय क्लाइमेट कहते हैं, अर्थात वह विषुवत रेखीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। यह जो टेम्परेचर यहाँ पर होता है हाई होता है और साथ ही साथ जब टेम्परेचर यहाँ पर हाई है और यहाँ पर अगर रिवर है या फिर कोई भी बड़ी झील है या कोई भी ऐसा वाटर बॉडी है जिससे पानी जिसमें है उससे अगर क्या होगा, वाष्पीकरण होगा अर्थात इवेपोरेशन होगा, तो इससे क्या होगा, वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है और टेम्परेचर ज़्यादा है, जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता से वाष्पीकरण ज़्यादा है और वाष्पीकरण ज़्यादा होने की वजह से ह्यूमिडिटी अर्थात आर्द्रता ज़्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वर्षा भी ज़्यादा होती है। टेम्परेचर हाई है, वर्षा ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी है वातावरण में, तो यह जो कंडीशन है कुछ आपको उसी रूप में दिखाई देगी जैसा कि हमारे यहाँ मानसून के समय होता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, जो यह क्लाइमेटिक कंडीशन हमने समझा, इसमें क्या होता है, जो वेजिटेशन होते हैं अर्थात जो प्लांट्स होते हैं उनका विकास ज़्यादा होता है। जब वेजिटेशन ज़्यादा होंगे तो स्वाभाविक है सघन वनों का विकास होगा और इन सघन वनों में क्या होगा, एनिमल्स की डाइवर्सिटी भी ज़्यादा होगी। जब एनिमल्स की डाइवर्सिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इससे वहाँ पर जैव विविधता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैव विविधता हमारे लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन समझिए कि जब यह क्षेत्र है इसमें जंगल है, इसमें कई प्रकार के जीव हैं, इन जीवों का संपर्क जब व्यक्तियों से बढ़ेगा तो क्या होगा, जो जानवरों की बीमारियां हैं वो हमारे और आपके अंदर भी आएंगे। जैसा कि इस समय हम कोविड को फेस कर रहे हैं, तो कोविड के संदर्भ में हमें एक चीज़ जो अभी कंफर्म हो पाई है वह
वह यह है कि यह एक कोई जूनोटिक बीमारी ही है। एक किससे आई, कहां से प्रारंभ हुआ, बहुत कुछ क्लियर नहीं है। हम आरोप चाइना पर लगाते हैं, चाइना का अपना क्लियरिफिकेशन है, लेकिन अगर हम इस चीज को समझें तो यह जो बीमारी है एक जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी से तात्पर्य ऐसी बीमारियों से होता है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती हैं। तो अब हमको यह पता चल गया है कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है और उससे भी ज्यादा जो हमारी फूड हैबिट चेंज हो रही है, इसके वजह से हम पशुओं के संपर्क में आ रहे हैं। पशुओं के संपर्क में आने से जो पशुओं में होने वाली बीमारियां हैं वह हमारे अंदर भी आ रही हैं, और जैसे ही इस बीमारी का आउटब्रेक होता है तो कंडीशन जो है कि कोविड जैसी उत्पन्न हो जा रही है। तो आने वाले समय में ये जो बीमारियां हैं कम नहीं होंगे। अर्थात एक तरफ हम अपने चिकित्सा क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाएंगे और दूसरी तरफ क्या होगा, बीमारियों का जो आने की फ्रीक्वेंसी है वह बढ़ने वाली है। इसी पे पूरा टॉपिक है। अब जितनी चीजें मैंने बताई हैं सभी चीजें यूज होंगी, इसलिए मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। आइए टेक्स्ट के माध्यम से इसको हम समझते हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अर्थात कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मध्य अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है, और इसका जो पड़ोसी देश है उसका नाम है कांगो गणराज्य। यह कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य दोनों अलग अलग देश हैं, इसीलिए इस देश को अर्थात कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को शॉर्ट में DR कांगो के नाम से या फिर कांगो किंशासा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि किंशासा क्या है, इसकी राजधानी। कांगो जो नाम पड़ा है, यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है कांगो, जिसको हम जायरे या जायर नदी के नाम से भी जानते हैं, उसके नाम पर इस देश का नाम पड़ा हुआ। अर्थात यह जो कांगो या फिर जायर नदी है, इस नदी का बेसन इस देश में ज्यादा है, उसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। अब यह जो देश है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश से जैसा कि हमने दिखाया विषुवत रेखा गुजरती है, जिसके कारण यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वह विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ पर तापमान अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है, वनस्पतियों की सघनता अधिक होती है, और जंतुओं में भी विविधता और अधिकता ज्यादा पाई जाती है। और इसके वजह से यह जो क्लाइमेट है इसमें न सिर्फ जीवों का विकास ज़्यादा होता है, बल्कि बैक्टीरिया, वायरस और कीड़ों का भी विकास ज़्यादा होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आपके यहाँ क्या रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो आप कुछ भी रख देते हैं तो उसमें सड़न गलन क्या होती है, ज़्यादा होती है। बैक्टीरिया से लेकर वायरस के बनने की जो कि पॉसिबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक यहाँ पर भी यही चीज़ें दिखाई देती हैं। और इससे क्या होता है कि जब यहाँ पर जो लोग रहते हैं वह जो यहाँ पर रहने वाले जीव हैं उनके संपर्क में आते हैं तो उनमें भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो क्या आप कहेंगे क्या हमें सिर्फ इस देश की बीमारी के संदर्भ में समझना है? नहीं, यहाँ पर सिर्फ प्रतीक के रूप में हम क्या कर रहे हैं, इस देश का जिक्र कर रहे हैं। यही कंडीशन लगभग हर देश में है, चाहे हम इंडिया के संदर्भ में बात करें या फिर अन्य देश में। चाइना के कंडीशन में तो ये जो कंडीशन है काफी वर्ष हो चुकी है, काफी खराब हो चुकी है, क्योंकि वहां पर तो जो कुछ मिल जाए हम उसको खाने पर उतारू है, और इससे क्या हो रहा है, जो मानव में जो जानवरों की बीमारियां हैं वो प्रवेश कर रही। खैर, थोड़ा सा इस चीज को और समझते हैं। यहाँ पर जो मानव पशु संपर्क है ज्यादा होने के कारण जूनोटिक बीमारियों की संभावना ज्यादा रहती है, और यहीं से 1976 में कांगो की सहायक नदी, एक नदी है जिसका नाम है इबोला, यहीं से एक वायरस की खोज की गई थी जिसका नाम है इबोला वायरस, और यहीं से इबोला वायरस की जो बीमारी है वह बढ़ने लगी। इबोला जो वायरस होता है, यह जब इससे कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उसमें जो मृत्यु दर की संभावना होती है 70 to 90% होती है। अर्थात अगर 100 लोग संक्रमित होते हैं तो मान के चलिए मिनिमम जो है कि 70 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। आप समझ सकते हैं कितनी घातक बीमारी है। और यह जो बीमारी है ये कैसे फैलती है, यह जो है कि जानवरों जैसे चमगादड़, चिंपैंजी, हिरण या फिर कोई भी जीव जो इस इबोला वायरस से संक्रमित है उससे यह व्यक्तियों में पहुंचती है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भी यह पहुंच सकती है। यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है और आप उसके शरीर से निकले किसी ब्लड, किसी भी प्रकार के द्रव, या फिर वो कोई संक्रमित शव है अर्थात उसकी डेड बॉडी है, उसके टच में जब आते हैं तो आपको भी होने की संभावना रहती है। यहां पर मैं क्लियर कर दूं, हमें इबोला वायरस के विषय में बात नहीं करना है, लेकिन हमें समझना है कि दरअसल डिजीज एक्स है क्या, तब आप समझ पाएंगे कितनी खतरनाक बीमारी है। अब जब भी इबोला वायरस से
संक्रमित कोई व्यक्ति होता है तो उसको अचानक बुखार होता है, कमजोरी आती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, गले में खराश उत्पन्न होती है, उल्टी की समस्या होती है, डायरिया होता है और इंटरनल और जो है कि एक्सटर्नल क्या होता है, ब्लीडिंग होता है अर्थात रक्तस्राव होता है, जिससे मृत्यु क्या हो जाती है, काफी ज्यादा हो जाती है। स्वाभाविक है, आपके इंटरनल बॉडी में अगर ब्लीडिंग होने लगेगी तो हमें उसको रोकना क्या होगा, कठिन होगा और मृत्यु बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इबोला वायरस न सिर्फ घातक है बल्कि इसके कई स्ट्रेन मौजूद हैं। जैसे कि आपने अभी देखा कोविड का नया स्ट्रेन पता चला जो कि अब इंडिया में भी बढ़ रहा है। तो ये जो स्ट्रेन होते हैं मतलब इसके प्रकार जो होते हैं ये कई ज़्यादा, इसलिए जब भी क्या होता है कि इबोला वायरस के ऊपर हम काम करते हैं तो आज तक हम इसको पूरी तरह से रोकने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। कारण क्या है, इसके कई स्ट्रेन हैं, अभी तक 5 स्ट्रेन का पता लगाया जा चुका है और इसमें से जो हमने वैक्सीन का निर्माण किया है जिसका नाम यहां पर लिखा हुआ है, यह जो वैक्सीन है सिर्फ एक स्ट्रेन पर काम करती है, 3 अन्य पर नहीं काम करती और एक जो इसका इबोला वायरस का स्ट्रेन है वो सिर्फ जानवरों को प्रभावित करता है। अर्थात 5 स्ट्रेन का पता लगाया गया है, 4 से जो है कि लोग प्रभावित होते हैं, हम और आप प्रभावित हो सकते हैं। इसमें से एक का ही क्या किया गया है, टीका बनाया गया है और बाकी पर अभी हम काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह जो बीमारी है काफी घातक है और 1976 से लेकर कई बार इसका आउटब्रेक हो चुका है। वर्ष 2014 में पश्चिमी अफ्रीका, जो मैंने आपको क्षेत्र दिखाया, इससे अगर पश्चिम की ओर देखेंगे अर्थात उत्तर जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वहां पर कई बार इसका आउटब्रेक देखने को मिला था। लास्ट समय जब 2014 में इसका आउटब्रेक हुआ था तो यहां पर लगभग 28,000 लोग संक्रमित हुए थे। इन 28,000 लोगों में से ही 11,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। आप समझिए डेटा कितना ज्यादा है। जबकि आप कोविड के संदर्भ में देख पा रहे होंगे यहाँ पर मृत्यु दर जो है कि मात्र जो है कि 1.5 से 2% है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। इबोला वायरस का पता लगाने वाले जो डॉक्टर थे उसमें एक प्रमुख नाम था और वह था जीन जैक्स मुएम तामफम। तो ये जो नाम है थोड़ा सा कठिन है लेकिन इसको ध्यान से देख लीजिए, बार बार इनका जिक्र आने वाला है। जीन जैक्स मुएम तामफम ये जो डॉक्टर थे इन्होंने ही क्या किया था, इबोला वायरस का पता लगाया था। अर्थात यह उस टीम का हिस्सा थे जिसने इबोला वायरस का पता लगाया था। इसके अलावा ये कई बीमारियों का जो है कि पता लगा चुके हैं और इनकी जो विशेषज्ञता है वह इसी रूप में जानी जाती है कि कई प्रकार की बीमारियों के आउटब्रेक को रोकने में यह समय जो है कि सफल रहे। इस समय किंशासा में अर्थात जो हमने देश दिखाया उसकी राजधानी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च अर्थात INRB को यह संचालित करते हैं और यह जो इंस्टीट्यूट है यह क्या करता है, जूनोटिक बीमारियों पर गहन रिसर्च करता है और दुनिया को इन बीमारियों को विषय में बताता है जिससे इसका आउटब्रेक रोका जा सके। अर्थात जैसे ही यह क्या होता है कि देखते हैं कि कोई बीमारी आ रही है जो कि जूनोटिक टाइप की है अर्थात जो जानवरों से इंसानों में आ रही है, तुरंत ही दुनिया को आगाह कर देते हैं और दुनिया को आगाह करने का मतलब है विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर सभी देशों को सूचित करते हैं कि इस प्रकार की बीमारी है, हमें तुरंत तैयार हो जाना चाहिए। अभी ये जो इंस्टीट्यूट है यह जो है कि बीमारियों के आउटब्रेक को रोकने के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर भरोसा किया जाता है या इस संस्था को चलाने में जो सहयोग किया जाता है वह न सिर्फ विश्व स्वास्थ्य संगठन इसमें सहयोग करता है बल्कि अमेरिका का सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जो कि वहाँ की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है जो इन प्रकार की डिजीज पर काम करती है। हाल के समय में काफ़ी चर्चा बनी हुई थी, यह भी इसको क्या करती, सपोर्ट करती। और इस इंस्टीट्यूट का काम ही यही है कि यदि कोई नई बीमारी या उसका कोई आउटब्रेक के विषय में कोई सूचना हो तो तुरंत बताया जाए। तो दरअसल इन्होंने क्या किया है, दुनिया को आगाह किया है कि हम एक नई महामारी या नई बीमारी जिसका नाम हो सकता है डिजीज एक्स है, इसके मुहाने पर खड़े हैं। अर्थात इन्होंने कहा कि हम एक नई बीमारी जिसका नाम है डिजीज एक्स, इसके मुहाने पर खड़े हैं। यहां पर एक्स जो शब्द है वह अनएक्सपेक्टेड को दिखाता है, अर्थात आने वाली किसी बीमारी। ये बीमारी कौन सी होगी यह पता नहीं है, लेकिन आगे चलकर मैं बताऊंगा कि कई बीमारियों को बताया है और इन्हीं में से कोई बीमारी डिजीज एक्स के रूप में हमारे सामने आ सकती है। और इनका यह कहना है कि अभी ये बीमारी जो डिजीज एक्स है भले ही हाइपोथेटिकल हो, अर्थात ये सैद्धांतिक रूप से हम मान के चल रहे हो कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत ही जल्दी इसका प्रसार देखने को मिल सकता है। और जब इसका प्रसार देखने को मिलेगा तो यह जो महामारी है कोरोना
कोरोना से कई गुना ज्यादा घातक होगी। यह कोरोना से कई गुना घातक इसलिए होगी क्योंकि इसका जो प्रसार का दर होगा वह कोरोना की तरह होगा, और जो इसमें मृत्यु दर होगी वह इबोला वायरस की तरह होगी। अब समझ में आया होगा कि आपको इबोला वायरस के विषय में हमने आपको क्यों बताया। तो ध्यान दीजिए कि यह जो कोरोना का प्रसार जिस गति से हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, श्वसन के माध्यम से जो है कि कोई व्यक्ति अगर संक्रमित है तो कितने लोगों को संक्रमित कर पा रहा है और कितनी तेजी से इसकी संख्या बढ़ रही है, आपने देखा। तो इसी तरह से इन्होंने कहा कि जो डिजीज एक्स होगा ना वो भी उसका प्रसार भी इसी तरीके से होगा, लेकिन जो मृत्यु दर है जैसा कि कोविड के संदर्भ में 2% से कम है, यह जो मृत्यु दर है इसमें काफी ज्यादा होगी। और इबोला जो वायरस है यह क्या होगा, इसमें जैसी मृत्यु दर होती है जैसा कि हमने देखा 70 to 90% जो है कि केसेस में डेथ हो जाती, मृत्यु हो जाती, ऐसा देखने को मिले। अब आप कल्पना करिए कि क्या हो कि इस प्रकार की कोई डिजीज हमारे सामने आ जाए, हमारे बीच में आ जाए, तो देखते ही देखते क्या पता चलेगा कि आधी आबादी और लगभग हो सकता है उससे भी ज्यादा आबादी जो है कि हमारे सामने नहीं रही। यह जो है कि कहने की बात नहीं है, यह जो है कि एक हकीकत है जो आज के समय में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कारण यह है कि दरअसल क्या हो रहा है कि जो जानवरों से आने वाली बीमारियां हैं हम उनके प्रति अपने आप को संवेदनशील बनाते जा रहे हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह जो बीमारी है मानवीय सभ्यता पर संकट उत्पन्न कर सकती है, इसलिए इसके रोकथाम के लिए हमें काम करने की जरूरत है। क्योंकि इस समय वैश्विक मुक्त आवागमन होता है, निर्बाध आवागमन होता है, जिसकी वजह से एक स्थान पर अगर कोई बीमारी प्रारंभ भी होती है तो तुरंत वो वैश्विक रूप धारण कर लेती है। जैसा कि अगर हम कहें कि कोविड का प्रसार चाइना से हुआ और देखते ही देखते वो पूरे विश्व में फैल गई। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति अगर किसी एक देश से दूसरे देश में जाएंगे तो क्या करेंगे, फैला देंगे। क्योंकि ये जो बीमारियां होती हैं इनके जो लक्षण होते हैं वह कई दिन बाद नजर आते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इबोला से ही मैं संक्रमित हो गया, तो मुझे पता भी नहीं है कि मैं इबोला से संक्रमित हो चुका हूं और मैं कई लोगों के संपर्क में आया और मैंने कई लोगों को संक्रमित किया। धीरे धीरे यही क्या होती है, एक चेन बनने लगती है। और इसके कारण जो हमें एक ग्लोबलाइजेशन, एक अच्छा कॉन्सेप्ट नजर आता है, यह क्या होता है, बीमारियों का जो आउटब्रेक है वह वर्ल्ड वाइड बना देता है। हुआ क्या है, हाल ही में यहां पर एक महिला जो है कि इस फीवर का जो है कि शिकार हुई और उसको जब टेस्ट किया गया तो उसमें देखा गया क्या कोई कोविड का तो नहीं है बीमारी, वायरस नहीं है, इबोला तो नहीं है। कई तरह के टेस्ट किए गए लेकिन पता चला कि नहीं, इसमें तो कोई इस प्रकार की बीमारी नहीं है। तो यहीं से बात उभर कर आई कि क्या हमारे सामने डिजीज एक्स आ चुका है, अर्थात वह बीमारी आ चुकी है जिसके विषय में प्रिडिक्शन किया गया था। प्रश्न आएगा ये जो प्रिडिक्शन किया गया था ये कब किया गया था, इसका जो है कि बैकग्राउंड क्या है। तो दरअसल आइए इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले एक शब्द को और क्लियर कर दूं मैं, पशुओं के माध्यम से फैलने वाले रोग को ही हम क्या करते हैं, जूनोसिस या फिर जूनोटिक डिजीज या जूनोटिक रोग कहा जाता है। अब ये जो जूनोटिक डिजीज है मनुष्यों में क्या होते हैं, जानवरों के अलावा बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी के माध्यम से फैलता है। मलेरिया, इबोला, HIV, एड्स, रेबीज, कोविड-19 आदि क्या है, जूनोटिक संक्रमण के कारण फैलने वाले ही रोग हैं, अर्थात ये जूनोटिक डिजीज का ही रोग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2018 में 10 ऐसे रोगों की एक सूची तैयार की थी जो महामारी पैदा कर सकते हैं। इस सूची में जीका, इबोला, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम अर्थात सार्स कोरोना जैसे बीमारियों के अलावा एक अज्ञात बीमारी का भी जिक्र किया गया था जिसको एक्स डिजीज कहा गया था। तो यह जो एक्स डिजीज कहा गया था 2018 में, लोगों को लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही एक्स डिजीज जो है कि हमारे सामने आ गई है। थोड़ा सा कुछ आंकड़ों पर देखिए, वर्ष 2011 से लेकर 2018 के बीच 172 देशों में 1483 महामारी की घटनाएं सामने आई। शब्द को ध्यान दीजिएगा, बीमारी नहीं है, यहां पर क्या है, महामारी की घटनाएं सामने आई। इसमें से 2/3 जो बीमारियां थीं वह जूनोटिक थीं, अर्थात 2/3 जो बीमारियां थीं वो जानवरों से इंसानों में आई थी। तो ये जो मुआम्बे तामफाम है WHO की उस टीम
टीम का भी हिस्सा थे जिसने उन 10 बीमारियों की सूची बनाई थी जिसमें एक्स डिजीज का भी जिक्र किया गया था और यह कहा गया था कि जिस रेट से ये जूनोटिक डिजीज बढ़ रही हैं आने वाले समय में हमें कई प्रकार की बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। जब कोविड आया था तो कुछ लोगों ने कहा था कि यह हो सकता है डिजीज एक्स हो, लेकिन उस समय इसको अस्वीकार कर दिया गया। कारण यह है कि चूंकि जो डिजीज एक्स है उसके विषय में यह हाइपोथेटिकल माना जा रहा है कि वह उसमें जो मृत्यु दर होगी वह काफी ज्यादा होगी, जबकि कोरोना में क्या है काफी कम है। बावजूद आप देख रहे हैं कि देशों में लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कुल मिलाकर यह जो डिजीज एक्स है यह अभी आया नहीं है और ना आए तो अच्छा है, लेकिन अगर यह हमारे बीच में आ जाता है तो काफी ज्यादा जो है कि दिक्कत खड़ी हो सकती। तो ये जो टीम थी उस टीम का हिस्सा ये डॉक्टर भी थे और यह डॉक्टर जैसा कि हमने बताया अभी भी वहां पर रिसर्च कर रहे हैं और वहां पर रिसर्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहां पर जो चूंकि मानव और पशुओं का जो संपर्क है काफी ज्यादा होता है, तो अगर कोई ऐसी बीमारी होगी तो उसके जो इपिसेंटर या फिर जहां से वह प्रारंभ होती है वह हो सकता है यहां से भी हो, क्योंकि ऐसे जितने भी क्षेत्र हैं हर क्षेत्रों में इस प्रकार के वायरस देखे जाते हैं। तो उनका अनुमान है कि अगर हम यहां पर वायरस का पता लगा लेंगे, बीमारियों का पता लगा लेंगे, तो हम पूरे विश्व को आगाह कर सकते हैं। इसीलिए वो वहां पर अभी भी क्या कर रहे हैं, अपना रिसर्च कर रहे हैं। इस टीम के अनुमान के लगाया था कि डिजीज एक्स जानवरों से उत्पन्न होने वाली एक वायरल डिजीज होगी और ऐसी जगह पर उभरेगी जहां पर आर्थिक विकास ने लोगों और वन्य जीवों के बीच की दूरी को खत्म कर दिया होगा, अर्थात लोग बार बार जो है कि जानवरों के संपर्क में आ रहे होंगे। वर्ष 2018 में एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है ग्लोबल ब्यूरोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। इसके तहत अगले 10 वर्षों में उन सभी स्थानों को मिलाकर एक ग्लोबल एटलस विकसित करने की बात की गई थी जहां से प्राकृतिक जूनोटिक वायरस क्या हो सकते हैं पाए जाने की संभावना। स्वाभाविक है उसमें एक स्थान यह देश भी होगा, एक चाइना भी होगा जहां से बीमारियां उभरती रहती हैं। कई प्रकार की जो महामारियां हैं उनमें हमने देखा है उनका उत्पत्ति कहां से हुई है, चाइना से हुई है। और चाइना में भी क्यों हुई है, तो उसके पीछे का कारण यही है कि मानव और पशुओं का संपर्क। आज वैज्ञानिकों के पास मनुष्यों को संक्रमित कर सकने वाले लगभग 260 वायरस की जानकारी है, लेकिन जूनोटिक वायरस की संख्या का यह मात्र जो है कि 0.1% है। ध्यान दीजिए इस शब्द पर। हमने कहा कि अभी हम जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक हैं, उनके पास 260 जो है कि वायरस की जानकारी है जिससे हम और आप इन्फेक्टेड हो सकते हैं। लेकिन ये जो जानकारी है कितनी कम है, ये समझिए कि हमारे प्रकृति में जितने वायरस हैं उसका मात्र और मात्र जो है 0.1% ही इन वायरस की जानकारी है, अर्थात 99.99 से भी ज्यादा जो वायरस हैं उनके विषय में हमें जानकारी नहीं है। तो सोचिए जब हमें इनके विषय में जानकारी नहीं है तो जब ये हमारे बीच में आएंगे तो हमारा जो कोविड के कारण जो हाल हुआ है वही हाल होगा। आपने कभी सोचा था कि आप कोई ऐसी बीमारी आएगी जो लोगों को घरों में कैद कर देगी, लेकिन बीमारी आ गई। अर्थात एक तरफ साइंस का विकास अपनी तरफ है, लेकिन बीमारियों का जो प्रसार है, जो प्रकोप है, वो अपनी जगह है। आज जूनोटिक बीमारी का प्रभाव कितना ज्यादा है, कितना बढ़ चुका है, इससे हम ये समझ सकते हैं कि केवल निम्न मध्यम आय वाले देशों में हर साल 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु जूनोटिक रोगों या डिजीज के कारण होती है। हाल ही में प्रकाशित जो है कि इसमें एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जूनोटिक बीमारियों की प्रकृति और प्रभाव न सिर्फ बढ़ रहा है, बल्कि अगर इसको रोकने का प्रसार न किया गया, तीव्र गति से इसमें जो है कि गति नहीं लाई गई, तो कोविड-19 जैसी अन्य महामारियां हमारे बीच में होंगी और ये कितनी घातक होंगी इसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। अब ये जो जूनोटिक डिजीज हैं इनके पीछे 7 कारण बताए गए हैं। ये 7 कारण कौन कौन से हैं, ये देखिए। पहला कारण है कि प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर प्रयोग और इसके वजह से प्रकृति में जो हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। दूसरा, प्राकृतिक क्षेत्र में अति प्रवेश और वन्य जीवों का बढ़ता उपयोग, अर्थात हमारी फूड शैली में उनको शामिल करना। हाल के समय में जो पशु प्रोटीन का कॉन्सेप्ट है, इसके वजह से जूनोटिक डिजीज ज्यादा आई है। आपने देखा होगा बर्ड फ्लू में आपसे कह दिया गया है कि आपको क्या नहीं खाना है, चिकन वगैरह नहीं खाना, तो किसका एग्जाम्पल, इसी का एग्जाम्पल है। साथ ही साथ गहन और
अस्थिर खेती, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, जंगलों को साफ कर रहे हैं, उसमें खेती कर रहे हैं और उन क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं जहां पशुओं को रहना चाहिए। साथ ही साथ जब गहन और अस्थिर कृषि हम करते हैं तो इससे क्या होता है, जो प्रकृति का बना हुआ बैलेंस है वो भी बाधित हो रहा है। साथ ही साथ यात्रा और परिवहन, अर्थात हम उन क्षेत्रों का हम जाते हैं, ट्रेवल करने, घूमने जाते हैं जहां पर जंगल होते हैं, जीवों के संपर्क में आते हैं, इससे भी बढ़ रहा है। खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव, अर्थात पहले जो एक सिस्टम बना था, इकोसिस्टम बना था कि एक जीव दूसरे जीव को खा के कैसे प्रकृति को संतुलन रखेगा, उसमें हमने परिवर्तन किया है। साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज और उसके वजह से बीमारियों का प्रभाव ये तो अपनी जगह है ही है। तो साथ अब इसमें यह बताया गया है कि आखिर ये जो कारण है, अगर इन कारणों को हम रोक लेते हैं तो हम इन बीमारियों को भी क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, तो पहला काम करना होगा कि अगर हमें ऐसी बीमारियों से बचना है तो पशु जनित बीमारियों या जूनोटिक संक्रमण पर जो हमारा अध्ययन है इसको और बढ़ाना होगा, खोज को और बढ़ाना होगा, जिससे हम सभी प्रकार के अधिक से अधिक वायरस के विषय में जान सकें। जो पशु जनित बीमारियों की निगरानी और नियामक के जो तरीके हैं इनको मजबूत करना होगा और साथ ही साथ इनमें समन्वय स्थापित करना होगा। जो जैव सुरक्षा है, अर्थात जो जैव विविधता संरक्षण को हमें बढ़ावा देना होगा और पशुपालन से संबंधित बीमारियों का अध्ययन करना होगा। जैसा कि हमने देखा कि पोल्ट्री फार्म हाउस में हमने देखा कि इसको में वहां से क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है बर्ड फ्लू का, तो उसको रोकना होगा। कृषि और वन्य जीव के अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए भूदृश्य का बेहतर उपयोग, अर्थात जो लैंडस्केप है उनका इस तरह से प्रयोग करना होगा जिससे एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। भूमि उपयोग और सतत विकास योजना आदि के कार्यान्वयन तथा निगरानी के लिए एक बेहतर प्रभावी दृष्टिकोण का हमें विकास करना होगा। भूमि उपयोग का मतलब यह है कि हम जो कुछ भी करें उसमें हमें सोचना होगा कि क्या इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वह तो ब्रेक नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात कि सभी देशों में जो स्वास्थ्य का स्तर है उसको मजबूत करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, आने वाले ऐसी बीमारियों से लड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऐसे वैकल्पिक उपायों को विकसित करना होगा जिससे क्या हो सके, भूस्वरूप तथा जैव विविधता को कोई नुकसान ना हो और हमारी जो खाद्य सुरक्षा है उसमें जानवरों पर हमारी जो निर्भरता है वो कम हो। बीमारियों के संदर्भ में लागत मुनाफा विश्लेषण को बेहतर करना होगा। लागत मुनाफा विश्लेषण का मतलब है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि हम बीमारियों के अध्ययन पर इतना खर्च क्यों करें, हमें किसी बैक्टीरिया वायरस के विषय में क्यों जानना चाहिए। तो समझ लीजिए कि कोविड के कारण ही पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। तो इसके संदर्भ में कहा गया है कि थोड़ा सा दिमाग खोल के हमें सोचना होगा कि एक वायरस, एक बैक्टीरिया, एक बीमारी कितना जो है कि लोगों को नुकसान पहुंचा सकती। साथ ही साथ जो पशु जनित बीमारियों के संदर्भ में जागरूकता को बढ़ाना होगा। हमारा जो हैबिट है, चाहे रहन सहन का हो या खाद्य का हो, उसको चेंज करना होगा और इन सभी चीजों को करके हम क्या कर सकते हैं, जूनोटिक डिजीज को हम रोक सकते हैं। तो क्या हम जूनोटिक बीमारियों के संदर्भ में जानवरों से अधिक संवेदनशील है? तो इसका उत्तर यह है कि मनुष्य और जानवर की इम्यूनिटी में बहुत अंतर नहीं होता, लेकिन इंसानों के लिए यह नए होते हैं। अर्थात जब भी क्या होता है, कोई इस प्रकार की बीमारी आती है तो इंसानों में इसका आउटब्रेक तेजी से इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वह है तो लगभग जानवरों जैसा, लेकिन बहुत से ऐसे बैक्टीरिया और वायरस हैं जो जानवरों में बहुत असर नहीं दिखा पाते, लेकिन वह हमारे लिए नए होते हैं और हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र जब तक तैयार होता है तब तक काफी विलंब हो चुका होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे कि आखिर ये पूरा टॉपिक है क्या। अब हम बात करेंगे तेल की कीमत में वृद्धि आखिर क्यों हो रही। आपको पता है कि जो तेल है वह हमारे तेल और गैस जो क्षेत्र है भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में से एक है और अर्थव्यवस्था के अन्य सभी महत्वपूर्ण वर्गों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। और भारत में अगर आर्थिक वृद्धि करना है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, जो ऊर्जा की मांग है उसको मेंटेन करना होगा और इसके लिए क्या है, आपको तेल और गैस का जो आयात है वो भी बढ़ाना होगा और उत्पादन भी बढ़ाना होगा। अर्थात अगर हमें अपने यहाँ पर जो विकास की जीडीपी की ग्रोथ रेट है 9%, 10% या उससे ज्यादा रखना है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा की सिक्योरिटी हमें सुनिश्चित करनी होगी। ऊर्जा की सिक्योरिटी का तात्पर्य यहां पर तेल के और जो है कि प्राकृतिक गैस की मांग में। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की नीतियां अपनाई गई हैं। जैसे इस क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है, जिससे प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद और रिफाइनरी शामिल है और इसमें अगर 100% इन्वेस्टमेंट होगा तो सरकार का मानना है कि आने वाले समय में हमारे यहाँ जो घरेलू
उत्पादन है वह बढ़ेगा। और इसी के तहत देश में गैस पाइपलाइन का बुनियादी ढांचा फरवरी 2019 में शुरुआत की गई है, जो कि इस समय इतना था, इसको बढ़ाया जा रहा। अब प्रश्न आएगा कि आखिर जब हमारे यहाँ यह चीज़ें हैं, अर्थात जो कच्चा तेल है उसकी कीमतें कम हो रही हैं, बावजूद उसके आखिर ये जो हमारे यहाँ तेल के दाम हैं वो ज़्यादा क्यों हैं? तो देखिए, सिद्धांत तो क्या कहता है कि भारत में पेट्रोल और डीजल का जो खुदरा कीमतें हैं वह वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों से जुड़ी होनी चाहिए। इसको मैं एक फ्लो चार्ट से समझाता हूं। टेक्स्ट को नहीं समझकर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि मान लेते हैं हम पेट्रोल की बात करते हैं, तो पेट्रोल क्या है, कच्चे तेल से प्राप्त होगा। तो जो कच्चा तेल है, जब कच्चा तेल की कीमत क्या होगी, कम होगी, तो इसको कच्चे तेल की जब कीमत कम है तो हमारे यहाँ की कोई कंपनी उसको कम कीमत पे क्या करेगी, खरीदेगी। कम कीमत पर खरीदेगी तो इसका कम कीमत पर जब इसने खरीदा है तो इसको रिफाइंड करके क्या करेगी, तैयार करेगी, और फिर हमें भी क्या होना चाहिए, कम कीमत पर मिलना चाहिए। और कम कीमत पर जब मिलना चाहिए तो इससे क्या होगा कि कच्चे तेल का अगर मूल्य बढ़ेगा तो हमारे यहाँ भी कीमत बढ़ेगी। यहाँ पर कम अगर तेल का कीमत कम होगा तो हमारे यहाँ भी तेल की कीमत क्या होनी चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इस वजह से नहीं है क्योंकि कई प्रकार के कारण और फैक्टर इसमें काम करते हैं। हुआ क्या था कि कोविड-19 के कारण जो है कि वैश्विक लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई थी, और इसके वजह से अप्रैल मई 2020 में अगर देखें तो कच्चे तेल के जो दाम थे वह $20 प्रति बैरल तक गिर गए थे। $20 प्रति बैरल का मतलब है कि हमारे यहाँ जो तेल की कीमत होनी चाहिए थी वह 30 से 35 रुपए लीटर होनी चाहिए थी। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि इतना हुआ। कारण यह था कि जब ये तेल की कीमतें गिरी तो उस समय हम आयात भी नहीं कर रहे थे क्योंकि लॉकडाउन की कंडीशन बनी हुई थी। लेकिन क्या हुआ, यह जो तेल की कीमतें जब इतनी कम हो गई तो यह जो मूल्य तेल का गिर रहा था, आखिर तेल का भी तो उत्पादन किसी देश के द्वारा किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सऊदी अरबिया का एग्जांपल लेते हैं। सऊदी अरब क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। तो उसने सभी देशों की बैठक बुलाई, उसने कहा कि देखो हमें क्या करना होगा, उत्पादन को कम करना होगा, नहीं तो ये जो तेल की कीमतें गिरती जा रही हैं काफी घातक हो जाएंगे। और घातक इसलिए हो जाएंगी कि तेल की कीमत इतना है और उत्पादन इन्होंने इतना ही रखा या अधिक किया तो ये $20 क्या हो, $18 पर भी आ सकता है, ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमें कम करना। उत्पादन कम हुआ, तो जब उत्पादन कम हुआ और डिमांड जो भी थोड़ी बहुत थी उसकी वजह से मूल्यों में फिर से क्या होने लगी, जो गिरावट हो रही थी $20 तक आ गया था, धीरे धीरे बढ़ने लगी। धीरे धीरे अब क्या हो रही है, वैश्विक अर्थव्यवस्था पुनः खुल रही है और इसके वजह से जो कच्चे तेल की कीमत $20 प्रति बैरल तक आ गया था वो फिर से बढ़ने लगा है और वह हो गया है 53 से लेकर $54 प्रति बैरल हो गया। अब ये जो कीमत है 53 से लेकर 54, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, अर्थात 53 to $54 प्रति बैरल कोई ज़्यादा कीमत नहीं है। इस समय अगर हम कहें तो जो तेल की कीमतें सामान्यतः होनी चाहिए थी वह होनी चाहिए 60 रुपए के नियर अबाउट होनी चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि भारत के कई महानगरों में 84 से लेकर 90 रुपीज़ तक आपको पेट्रोल की कीमत देखने को मिलेगी। डीजल का कीमत जो है उसमें थोड़ा सा 10 से 12 रुपए कम कर दी, लगभग इतना आपको देखने को मिला। तो प्रश्न आएगा कि आखिर ये क्यों इतना हो रहा है कि भारत में तेल की कीमतें क्या। अब देखिए, जैसे एक उदाहरण लेते हैं। दिल्ली में इस समय जो पेट्रोल की कीमत है लगभग 84 रुपये और 20 पैसे है, अर्थात मान लेते हैं 84 है। और यह जो 84 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमत है, इससे पहले ये जो कीमत हुई थी वर्ष 2018 में हुई थी। और वर्ष 2018 में जब दिल्ली में जो पेट्रोल की कीमत 84 रुपये हुई थी, उस समय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट अर्थात कच्चा तेल की जो कीमत थी वो $80 थी। जबकि अभी कितना है, अभी मैक्सिमम मान लेते हैं $54 है, अर्थात $54 है। तो इसमें देखेंगे तो काफी अंतर है, लेकिन फिर अभी इतना क्यों ज्यादा हो गया? तो उसके पीछे का कारण यह है कि देखिए, उस समय जो यह $80 के होने के वजह से 2018 में 84 रुपये पहुंच गया था। अभी क्या है कि भले ही क्या है $54 पर बैरल है, लेकिन अभी जो यहाँ पर कीमतें हैं वह बढ़ी हैं सरकारी हस्तक्षेप की वजह से या सरकारों के द्वारा अधिक राजस्व प्राप्त करने के चक्कर में। कैसे?
देखिए, केंद्र और राज्य सरकारें क्या करती हैं, पेट्रोल और डीजल पे अपने अपने शुल्क लगाती हैं। जैसे इस समय क्या है ना, कोविड-19 के कारण सरकारों के पास अन्य जो राजस्व के सोर्स हैं वो सीमित हुए हैं। तो सरकारों ने क्या किया, अर्थात केंद्र सरकार ने क्या किया है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है और राज्य सरकारों ने क्या किया, वैट बढ़ा दिया है। आपको पता है इनको जीएसटी से बाहर रखा गया है। तो केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल पे क्या लगाती है, एक्साइज ड्यूटी लगाती है। तो उसने क्या करा है, केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर प्रति लीटर जो एक्साइज ड्यूटी है वह लगा रखा है लगभग 33 रुपए। ध्यान दीजिए कीमत, ये देखिए 32.98 रुपए प्रति लीटर जो है कि एक्साइज ड्यूटी है। अर्थात अगर हम कहें 80 रुपए हम पेट्रोल ले रहे हैं तो उसमें से इतना ये है जो क्या है, मूल्य कितना किसका है, एक्साइज ड्यूटी का प्रति लीटर जो है कि इतना लगा रखा है। और लगभग एवरेज करके करें तो 33 रुपए हमें इसमें से माइनस करना होगा अगर हम केंद्र सरकार का हिस्सा हटाते हैं। हटाना नहीं चाहिए, उसके भी कुछ कारण है। जैसे कि हमने कहा कि कोविड-19 अपने आप में एक चुनौती है, सरकार के पास खर्चे हैं, लेकिन बावजूद इसके हमें समझना है कि तेल की कीमतों का, तो मैं उसके लिए उदाहरण दे रहा हूं। तो अभी जो एक्साइज ड्यूटी लगता है लगभग वह 33 रुपए लगता है, जो कि वर्ष 2019 में लगभग प्रति लीटर 20 रुपए लगता था। और उसके जब 20 रुपए लगता रहा होगा तो तेल की कीमत क्या रही होगी, कम रही होगी। अब क्या लगता है, इतना ज्यादा लगता है। तो जब एक्साइज ड्यूटी इतना ज्यादा लगता है तो इसके वजह से क्या हुआ, भले ही अंतरराष्ट्रीय तेल स्तर पर तेल, कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हो, लेकिन यहां पर क्या हुआ है, उससे ज्यादा की वृद्धि कर दी गई। अगर ऐसे ही डीजल के संदर्भ में देखें तो डीजल के संदर्भ में जो एक्साइज ड्यूटी लगती है वह लगभग इतनी लगती है, लगभग वह 32 रुपए के नियर अबाउट है। और 2019 में कितना था, 16 रुपए। अर्थात इसमें क्या हुआ, लगभग 100% की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से देखें तो हमें पता चलता है कि जो तेल के मूल्य में वृद्धि हुई है उसमें से एक प्रमुख कारण क्या है, यह जो एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार के द्वारा लगा है। ठीक इसी तरह से राज्य सरकारें भी क्या कर रही हैं, वैट लगा रही हैं। और इसके वजह से अगर देखेंगे तो कई राज्यों में आपको 11 रुपए से लेकर 19 से लेकर 20 रुपए प्रति लीटर आपको जो है कि वैट देखने को मिल जाएगा। अर्थात इसका मतलब यह है कि जो पेट्रोल है और डीजल है उस पर वैट भी लग रहा है। और वैट लगने का मतलब क्या है, पहले एक्साइज ड्यूटी थी और उसके ऊपर क्या लग गया, वैट भी लग गया। तो इससे क्या होगा, कीमतें और क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। जैसे पेट्रोल और डीजल पर अगर हम देखें तो पेट्रोल पर लगभग 19 रुपए से लेकर 20 रुपए प्रति लीटर जो है कि क्या लग रहा है, आपका वैट लग रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, इसी के कारण रेट में भी आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और डीजल के संदर्भ में भी ऐसे ही है कि कुछ राज्यों में 11 रुपए प्रति लीटर है, जैसा कि दिल्ली में देख सकते हैं, और कुछ राज्यों में है 19 से लेकर 20 रुपए प्रति लीटर तक है। इसके कारण क्या हो रहा है कि जो यहां पर मूल्य है वह ज्यादा हो जा रहा है। और इसके अलावा आपको पता है कि जो पेट्रोल या डीजल की जो बिक्री करते हैं, जो डीलर होते हैं, वो भी अपना चार्ज लेते हैं। तो ये भी लगभग इस समय जो है कि 3 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल पर और डीजल पर लगभग 2 रुपए 50 पैसे जो पेट्रोल पंप वाले होते हैं वो लोग ले रहे हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो कुल मूल्य का लगभग 60% टैक्स के रूप में जाता है। और इस तरह से अगर हम देखें तो अगर 80 रुपए कीमत है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें से 60% जो मूल्य है वो किसका है, टैक्स का है। और इन टैक्स की वजह से क्या हो रहा है, जहां पर केंद्र और राज्य सरकारों को फायदा हो रहा है वहीं आपकी जेब क्या हो रही है, ढीली हो रही है। कारण यह है कि सरकार के पास कई तरह की चुनौतियां हैं, चाहे मेडिकल के संदर्भ में बात करें या फिर जो नई नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसके संदर्भ में बात करें। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि आपको अगर सोचना है कि आपके ऊपर अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है और आपके खर्चे उतने हैं, और अगर आपको जो है कि कोई पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ी यूज करनी है तो आपके ऊपर कैसा निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा हो। तो अब जो आपके ऊपर निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक इसी चीज को भारत के सभी लोगों पर लगा दीजिए तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इससे तो क्या हो रहा होगा, काफी नुकसान हो रहा होगा। और इससे क्या होगा, कोई व्यक्ति ऐसा रोजगार नहीं प्रारंभ कर पाएगा जिसमें पेट्रोल और डीजल की डिमांड ज्यादा है। आई होप आप इसको और ज्यादा करके सोच पाएंगे। मैं ज्यादा व्याख्या करूंगा वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।